अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास, अगर हम जनरली अगर टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो दैट मीन्स अ सब प्रोग्राम। हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स के यूज़ कर लेते हैं। अगर छोटे छोटे प्रोग्राम से डिवाइड करके डेवलप करते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मल टर्मिनोलॉजी की बात करें, सो दैट अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम इसको मॉड्यूलर प्रोग्राम भी कहते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, सारे इसके नेम हैं, राइट। एक बड़ा प्रॉब्लम जो है हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करेंगे। उस तरीके से उन सब प्रॉब्लम्स को समझना आसान हो जाएगा। हम उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर उन सब प्रॉब्लम्स के जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी इंटरएक्टिव वर्किंग के साथ हम अपने लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब अगर यही सारा काम हम एक बड़े मेन प्रोग्राम के अंदर करें तो इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच के साथ हम लोगों को एडवांटेज क्या होता है, राइट, इट इज इजी फॉर अस टू डेवलप। ये हमारे लिए प्रोग्राम डेवलप करना आसान हो जाता है, क्योंकि बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम्स के अंदर हमने डिवाइड किया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो गई है। हमारा फोकस एक छोटे एरिया पे होगा। इट विल गेट इजी फॉर अस टू डेवलप। ओके, ऑन द अदर हैंड जब हम फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारे लिए प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना आसान होगा। इमेजिन कि मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड लाइन्स का कोड है, तो उस कोड को समझना कि उसके अंदर कौन कौन से काम होने जा रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी डू इज हम छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स बना लेते हैं। मेन में हम जस्ट उन प्रोग्राम्स को यूज करते हैं, उनको कॉल करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं, जो लार्जर प्रोग्राम बनाते हैं। यही कुछ हम आज तक करते आए हैं बिल्ट इन प्रोग्राम्स को यूज करते हुए। जो हमारे बिल्ट इन प्रोग्राम्स हैं जैसे स्कैनएफ, प्रिंटएफ वगैरह, ये भी पहले के बने हुए प्रोग्राम हैं जो हम लाइब्रेरी से इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से जो अपने प्रोग्राम्स हम बनाएंगे उनको भी फ्यूचर में हम रीयूज करके अपने लिए फैसिलिटेशन लेंगे, काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और उन प्रोग्राम्स को क्योंकि हमने मेन से अलग डिवाइस किया हुआ होगा, हमारे सेपरेट प्रोग्राम जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उनको पढ़ना, समझना, ओवरऑल प्रोग्राम की वर्किंग को देखना आसान हो जाएगा। सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में जब एरर्स आते हैं, एक बड़े प्रोग्राम में से एरर निकालना और छोटे छोटे प्रोग्राम्स में से एरर निकालना, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। छोटे प्रोग्राम्स में एरर निकालना और फिर ये देखना कि एरर कहाँ आ रहे हैं, हमारा फोकस उसको चेंज करने के लिए, एरर्स को डीबग करने के लिए सिर्फ उस सब प्रोग्राम पे होगा, हमें पूरे प्रोग्राम कोड पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्यूचर चेंजेस जो हैं उनको मेंटेन करना भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में इजी होता है, राइट। मसलन अगर हमने ग्रेडिंग का प्रोग्राम डिटरमिन किया हुआ है और हमारे यहाँ आईएसपी में ग्रेड का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, तो फिर हमें पूरे प्रोग्राम को चेंज नहीं करना होगा। जहाँ पे हमने सिर्फ मार्क्स पास करके और उस प्रोग्राम में ग्रेड डिटरमिन कर रहे हैं, हम जानते हैं हमें सिर्फ जाके उस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करनी है, बाकी पूरे प्रोग्राम कोड के अंदर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एडवांटेजेस, जिसके जरिए हम एक्नॉलेज कर सकेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमें क्या एडवांटेज देते हैं। अभी तक मैंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कंपैरिजन किया है विद द प्रायर अप्रोच, जहां पे हम मेन प्रोग्राम के अंदर सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कंपेयर नहीं किया जो आपने अगले सेमेस्टर में जाके पढ़नी है। हकीकत में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इजी टू मेंटेन इतनी नहीं है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, बल्कि यही इसके इश्यूज थे जिस वजह से हमें इवेंचुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना पड़ा। इसलिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेजेस की, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एज कंपेयर टू व्हाट वी डू अर्लियर, जो हम आज तक अप्रोच यूज करते आए हैं कि हम सारा प्रोग्रामिंग लॉजिक कहाँ दे रहे हैं, एक ही बड़े मेन प्रोग्राम के अंदर देने जा रहे हैं। ओके, अब ये जो सब प्रोग्राम्स की हम बात करने जा रहे हैं इनको हम सी में कहते हैं फंक्शंस। वैसे इनको सब प्रोग्राम्स कहते हैं, प्रोसीजर्स कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं, रूटीन्स कहते हैं। दीज आर द अल्टरनेट नेम्स, बट इन C++ वी कॉल देम फंक्शंस। यहाँ पे आपके सामने फंक्शन का स्ट्रक्चर नजर आने जा रहा है। व्हाट इज देयर, एक फंक्शन जो है हम उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ऊपर वाली लाइन दैट इज द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में क्या है, शुरू में रिटर्न टाइप, वो फंक्शन काम करने के बाद क्या रिटर्न करेगा, बैक टू द प्रोग्राम वेयर इट हैज बीन कॉल्ड। सेकंड, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम को डिफाइन करने के जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के हम पहले डिफाइन देख चुके हूं मैं। पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट ये बताती है कि ये प्रोग्राम
दूसरे प्रोग्राम से जहां से ये कॉल हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है इसके पास यूज होने के लिए, वहां से क्या डाटा रिसीव करेगा, राइट। उसके बाद नीचे आ जाएं, जो कर्ली ब्रैकेट्स आपको दी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इन दोनों चीजों को मिला के द फंक्शन हेडर एंड द बॉडी टुगेदर वी कॉल इट फंक्शन डेफिनेशन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द होल फंक्शन, द हेडर एंड द बॉडी टुगेदर। ओके, अगर इसकी एग्जांपल ने तो मेन प्रोग्राम को देखें तो हकीकत में हम मेन प्रोग्राम ऐसे लेते आए हैं, वॉइड इज द रिटर्न टाइप। ये वॉइड रिटर्न टाइप से क्या मुराद है इसकी तरफ बाद में आऊंगा। मेन हमारे प्रोग्राम का नाम है और ये पैरेंथेसिस जो पैरामीटर लिस्ट के लिए अभी तक एम्प्टी है, दैट मींस येट वी आर नॉट रिसीविंग एनी वैल्यू। हम यहाँ कुछ मेन में भी रिसीव कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। एंड द कर्ली ब्रैकेट्स जिनके अंदर हम आज तक हमारा कोड लिखते आए हैं, दैट वाज द बॉडी ऑफ आवर मेन प्रोग्राम। void main and this body together is the definition of our function main, right guys? Okay, moving ahead, अब हम लोग अपना फर्स्ट फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ये फंक्शन मैं डेवलप कहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको डेवलप करने जा रहा हूँ मेन प्रोग्राम के नीचे। अभी मैंने मेन में कोई कोड नहीं दिया, आई हैव जस्ट गिवन दो एम्प्टी ब्रैकेट्स टू टेल यू द प्लेस ऑफ मेन। नीचे आए, वही डिस्प्ले, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम इज डिस्प्ले एंड पैरेंथेसिस, प्रिंट एफ माई फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने फंक्शन बना लिया। अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, कहीं इसकी कॉल दूंगा, मेन में डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो कंपाइलर एरर दे देगा अगर मैंने ऊपर ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई। ये क्या है, दैट इज द फंक्शन डेक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। जैसे हम लोगों ने ऊपर नंबर इंक्लूड stdio.h दिया था, तो इसको इंक्लूड करवाते हुए हमारे पास क्या होने जा रहा है, हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ के प्रोटोटाइप सिग्नेचर्स साथ में शामिल हो जाते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट्स, पुट्स, ये तमाम शामिल हो जाते हैं। यहां पे मैं इस फंक्शन को नीचे देता हूं तो इस फंक्शन का मुझे ऊपर प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। अगर नहीं दूंगा कंपाइलर एरर दे देगा दैट आई डू नॉट नो दिस फंक्शन। वजह क्या है, रूल ये है कि जब हम एक फंक्शन को कहीं कॉल करने जा रहे हैं उससे पहले कंपाइलर के नॉलेज में हो, इसलिए हमने ऊपर वही डिस्प्ले दे दिया कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कंपाइलर नीचे जाके उसको ढूंढेगा, कॉल कर लेगा। प्रोटोटाइप नहीं दूंगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये तो था फंक्शन को यूज करने का सिंटैक्स सी लैंग्वेज का। C++ ने हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी, वो क्या, हम लोग पूरा फंक्शन जी उसकी डेफिनेशन है, बजाय इसके कि हम पहले ऊपर प्रोटोटाइप दें और हम नीचे जाके उसकी डेफिनेशन दें, ऊपर डिक्लेरेशन दें और नीचे डेफिनेशन दें, फिर उसको मेन में इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, हम ऊपर ही डेफिनेशन दे देते हैं मेन से। दैट इज ऑल्सो वैलिड व्हेन वी आर वर्किंग विद .cpp फाइल्स। हम दोनों में से कोई तरीकाकार यूज कर सकते हैं, फंक्शन को नीचे डिफाइन करूं और ऊपर प्रोटोटाइप दे दूं, राइट, या फिर ये दूसरा तरीकाकार के फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर दूं और मेन में उसका इस्तेमाल कर लूं। हाँ, प्रोटोटाइप के मामले में जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, हमने ऊपर प्रोटोटाइप दे दिया तो नीचे फंक्शन किसी भी ऑर्डर में पड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर देते हैं देन वी हैव टू बी केयरफुल कि जो फंक्शन जहां पे यूज होना है उसकी डेफिनेशन लाजमन ऊपर आ चुकी हुई हो, वरना कंपाइलर हमें एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर, सॉरी आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट थिंग दैट इज। अब आगे आ जाएं, मैंने यहां पे क्या किया है, वही पैटर्न यूज किया, वही डिस्प्ले ऊपर डिफाइन किया। अब मेन में मैं डिस्प्ले को कॉल करने जा रहा हूं। मैं इसको एक बार, जैसे आपने प्रिंट एफ बनाया है, कॉल यूज किया हुआ है, प्रिंट एफ को हम मेन प्रोग्राम में 10 बार यूज करें, 10,000 बार यूज करें, कंपाइलर को कोई इतराज नहीं होगा। सेम इज द केस विद द डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया और मैं नीचे मेन के अंदर जाके उसको कॉल करने जा रहा हूं। फंक्शन कॉलिंग से क्या मुराद है, हम लोग फंक्शन को कॉल करने से मुराद है हम कंपाइलर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको लोड करो, एग्जीक्यूट करो, राइट। अब अगर ये सारा डिस्प्ले का कोड मैंने मेन में दिया होता, मैं ये भी कर सकता था, तो भले मुझे उसकी जरूरत होती या ना होती, वो प्रोग्राम का कोड रैम में लोड रहेगा। फंक्शंस हमें एक तरीके से, नॉट इन ऑल केसेस, इन मैनी केसेस हमें मेमोरी का एफिशिएंट यूज करने में हेल्प आउट करते हैं। कैसे, मैंने कंट्रोल F9 किया, मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। अभी तक क्या डिस्प्ले प्रोग्राम रैम में लोडेड है, नॉट येट। हमने क्या किया, कंट्रोल यहां है, प्रिंट एफ बैकस्लैश इन मेन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इन मेन जो है आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। अब जैसे कंट्रोल डिस्प्ले पे आया, वी आर रिक्वेस्टिंग द कंपाइलर टू लोड द सब प्रोग्राम डिस्प्ले। अब क्या होगा,
मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं पे रैम में रुक जाएगी। इट इज प्रेजेंट इन रैम बट इट इज नॉट एक्टिव एनीमोर। कंपाइलर यहां से क्या करेगा, डिस्प्ले प्रोग्राम पे जाएगा, उसको रैम में लोड कर लेगा। अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे इस टाइम 2 प्रोग्राम रैम में लोड हो चुके हैं, मेन और मेन के ऊपर डिस्प्ले। लेकिन इस टाइम एक्टिव प्रोग्राम कौन सा, डिस्प्ले कंट्रोल डिस्प्ले पे आ चुका हुआ है। डिस्प्ले की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, माय फर्स्ट फंक्शन डिस्प्लेड। जैसे ही डिस्प्ले की क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आई है, दैट मींस एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्प्ले कंप्लीटेड। अब कंट्रोल जाना कहां चाहिए है, कंट्रोल शुड गो बैक टू द कॉलिंग प्लेस। ऑटोमेटिकली कहां जाना चाहिए है, जहां पे हमने कॉल किया था। कहां किया था, ये मेन प्रोग्राम में पहली लाइन के बाद यहां कॉल किया था, कंट्रोल यहां आ गया। हमें यहां पे कंट्रोल बताना नहीं पड़ेगा किस जगह जाए। अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में मैंने गो टू स्टेटमेंट दी थी कि गो टू के जरिए हम कंट्रोल ऊपर स्विच कर रहे थे, जस्ट समझाने के लिए। ये स्टेटमेंट हम फंक्शन से पहले सी में भी यूज करते थे, लेकिन अगर हम गो टू किसी कोड सेगमेंट पे देते और वहां से वापस कंट्रोल भेजना भूल जाते, प्रोग्राम ने वहीं से सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी थी, हमारी पूरी प्रोग्राम लॉजिक की ऐसी की तैसी फिर जाती थी। इसलिए हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को गो टू लेस प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, कि हमने उस गो टू स्टेटमेंट से जान छुड़वा ली, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक को मुश्किल कर देती थी। अब यहां हम क्या करते हैं, डिस्प्ले जैसे यहां पे आया, कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पे चला गया। जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हुई, कंट्रोल कम्स बैक टू द कॉलिंग प्लेस, कॉलिंग प्रोग्राम बैक इन मेन एट द पॉइंट वेयर कॉल वाज मेड। कहां पे, ये लाइन नंबर 2 ऑफ मेन डिस्प्लेड। अब कंट्रोल कहां आ जाएगा, मेन की तीसरी लाइन पे, बैक इन मेन प्रिंटेड। अब जब हम मेन की चौथी लाइन पे जाते हैं, कॉलिंग डिस्प्ले, क्या होगा, इन दिस केस डिस्प्ले दोबारा से रैम में लोड हो रहा है। जो पिछली कॉल थी, इट इज लॉस्ट, इट इज गॉन, कंपाइलर ने उस मेमोरी स्पेस को खत्म कर दिया। यहां डिस्प्ले दोबारा से मेमोरी में लोड होगा। अब क्या होगा, दोबारा से वहां की एक स्टेटमेंट माय फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, एंड देन कंट्रोल कम्स बैक। अब की बार कंट्रोल कहां पे आएगा, अब की बार हमने डिस्प्ले को मेन की चौथी लाइन पे कॉल किया था, मेन की चौथी लाइन, बैक इन मेन के बाद नजर आ रही डिस्प्ले। अब कंट्रोल कहां जाएगा, मेन की लास्ट लाइन पे, प्रिंट ऑफ बैक इन मेन अगेन, और ये चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो द कोर थिंग विच वी हैव टू understand here, whenever a function call is made, the execution of calling program, इस केस में calling program कौन सा main है, the execution of calling is halted there, stopped for a while, control is switched to the call program जो रैम में लोड हो गया। जैसे ही कॉल्ड की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, कंट्रोल comes back to the calling program at the place where call was made. That is the core what we have discussed till now. Okay, अब moving ahead at this point, now what is gonna happen, अब मैंने यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स दिए हैं, डिस्प्ले टू, डिस्प्ले जो मेरे अपने बनाए हुए हैं, और मेन। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने इनको मेन प्रोग्राम से ऊपर दिया है, मैंने यहाँ ऑर्डर का बहुत ख्याल किया है। डिस्प्ले के अंदर मैं डिस्प्ले 2 को कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ख्याल किया है कि डिस्प्ले 2 की डेफिनेशन में डिस्प्ले से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये वही डिस्प्ले मैंने डिस्प्ले के नीचे, डिस्प्ले 2 मैंने डिस्प्ले के नीचे दिया हुआ होता, तो कंपाइलर ने एरर दे देना था, क्योंकि जब मैं डिस्प्ले 2 को कॉल करता और कंपाइलर ने अभी उसको रीड नहीं किया होता, टॉप टू डाउन आते हुए उसने नहीं समझना था, एरर दे देना। अब डिस्प्ले 2 टॉप पे रीड हो गया, नीचे डिस्प्ले पे आए, यहां पे हम डिस्प्ले 2 को कॉल कर रहे हैं, तो कंपाइलर इसको टॉप टू डाउन आते हुए पहले पढ़ चुका हुआ है। जब हम मेन में आए, हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, तो मेन में कंपाइलर टॉप टू डाउन आते हुए डिस्प्ले को ऊपर रीड करके आया। इट नोज दैट अ डिस्प्ले प्रोग्राम सब प्रोग्राम फंक्शन एग्जिस्ट, इसलिए ये प्रोग्राम वैलिड है। अब अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन देखें, गौर से देखिएगा, वॉइड मेन, कंट्रोल F9 किया, कंट्रोल मेन पे आ गया, प्रिंट एफ इन मेन डिस्प्लेड। अब कंट्रोल जैसे डिस्प्ले पे आया, मेन इज अ कॉलिंग प्रोग्राम, इसकी एग्जीक्यूशन रुक गई, कॉल्ड प्रोग्राम इज डिस्प्ले, कंट्रोल डिस्प्ले पे आ गया। डिस्प्ले में क्या हुआ, इन डिस्प्ले मैसेज डिस्प्लेड, उसके बाद डिस्प्ले 2 को कॉल किया जा रहा है। ये डिस्प्ले 2 की कॉल कहां पे आ रही है, डिस्प्ले फंक्शन में। सो दिस टाइम कॉलिंग प्रोग्राम ऑफ डिस्प्ले 2 इज डिस्प्ले। डिस्प्ले की एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाएगी, कंट्रोल गोज टू द कॉल प्रोग्राम विच इज डिस्प्ले 2, यहां पे आ गया, इन डिस्प्ले 2 डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन के ऊपर नीचे आउटपुट आपको नजर आ रहे हैं डिस्प्ले 2। अब जब डिस्प्ले 2 की एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगी, कंट्रोल विल गो बैक टू द कॉलिंग ऑफ डिस्प्ले 2। डिस्प्ले 2 का कॉलिंग जो था वो डिस्प्ले प्रोग्राम था, मेन नहीं था, इसलिए कंट्रोल मेन डिस्प्ले के अंदर आएगा। ये सेकंड प्रोग्राम में डिस्प्ले 2, ये जो स्टेटमेंट आ रही है, जहां जहां मेरा कर्सर आपको मूव करता नजर आ रहा है, इस
पे वापस आएगा कंट्रोल, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, बैक इन डिस्प्ले। ये डिस्प्ले मुकम्मल, डिस्प्ले का फंक्शन, इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल। इस डिस्प्ले को कहाँ कॉल किया था, हम लोगों ने कॉल किया था मेन में। अब मेन की ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी एंड इवेंचुअली द लास्ट स्टेटमेंट बैक इन मेन, और मेन की एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। राइट, सो दैट इज आवर फाइनल आउटपुट इन मेन। उसके बाद इन डिस्प्ले, डिस्प्ले के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल डिस्प्ले 2 पे चला गया, डिस्प्ले 2 की एग्जीक्यूशन मुकम्मल हुई तो वापस डिस्प्ले 2 के कॉलिंग पे आया डिस्प्ले पे, उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हुई तो कंट्रोल वापस आया बैक टू द कॉलिंग ऑफ डिस्प्ले, दैट इज मेन। मैंने यहां पे सिर्फ 3 लेवल्स दिए हैं, ये हायरार्की हम 10वें लेवल तक भी लेके जाते हैं, बट द रूल इज सेम। कौन सा, दैट इज वेन एवर इन अ कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, the function call is made, the execution of calling program is stopped, called program is loaded in RAM, control switches to called program. As the execution of called program is complete, control goes back to calling program at the place where call was made. Right? अब यही प्रोग्राम मैंने दिया है C के कन्वेंशंस में। देखिएगा मैंने मेन प्रोग्राम के ऊपर डिस्प्ले और डिस्प्ले 2 के प्रोटोटाइप्स दे दिए हैं। यहाँ डिस्प्ले 2 के प्रोटोटाइप में मैं यहाँ सेमीकोलन देना भूल गया हूँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जहां फंक्शन की बॉडी होगी वही डिस्प्ले और वही डिस्प्ले 2, यहाँ मैंने फंक्शन हेडर के साथ सेमीकोलन नहीं दिया, क्योंकि सेमीकोलन दे दिया नीचे वाली बॉडी का कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं रहेगा, जैसे हम वाइल और इफ में कहते रहे। लेकिन जहां हम प्रोटोटाइप देते हैं वहां प्रोटोटाइप के साथ सेमीकोलन लाजमन आएगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट एंड कर रहे हैं। वही डिस्प्ले के बाद भी आएगा और वही डिस्प्ले 2 के बाद भी सेमीकोलन आएगा। दैट इज अ टाइपिंग मिस्टेक बाय मी, यहां पे सेमीकोलन लाजमन आएगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, मैंने क्या किया, ऊपर दोनों प्रोटोटाइप दे दिए। अब यहां नीचे आके गौर से देखो, मैंने डिस्प्ले फंक्शन को ऊपर दिया है और डिस्प्ले 2 को नीचे दिया है। हालांकि डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले 2 कॉल हो रहा है, लेकिन अब इस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटोटाइप्स की वजह से कंपाइलर टॉप डाउन होते हुए दोनों फंक्शंस के बारे में जानता है कि ये दो फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहां पे आते हैं, थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। हमने कहा था कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम सब प्रोग्राम्स के जरिए उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि एक छोटा प्रोग्राम जो है वो अपने काम को करके दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बड़ा काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे यही कोऑर्डिनेशन चाह रहा हूँ मेन में और ऐड फंक्शन के अंदर। मेन के अंदर मैं ये वैल्यूज ले रहा हूँ, ऐड फंक्शन में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज को z x और y की वैल्यूज को ऐड करके z में स्टोर करवाना चाहता हूँ और फिर यहाँ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ z। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, बाकी प्रोटोटाइप दिया हुआ है, सारा कुछ है, कंपाइलर यहाँ आके एरर दे देता है, सॉरी वेरिएबल z नॉट फाउंड, x नॉट फाउंड, y नॉट फाउंड। ऐसा क्यों है? ये जो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा, दे आर कॉल्ड द लोकल वेरिएबल्स ऑफ दैट फंक्शन। अब लोकल वेरिएबल्स जो हैं, देयर स्कोप, देयर विजिबिलिटी इज जस्ट विद इन दैट फंक्शन। वो फंक्शन के अंदर नजर आएंगे, उस फंक्शन से बाहर नजर नहीं आएंगे। एंड देयर लाइफ इज ऑल्सो लिमिटेड टू दैट फंक्शन। जैसे उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, उन वेरिएबल्स की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। जैसे कंपाइलर रैम से उस फंक्शन के एरिया को खत्म करेगा, उसके अंदर डिफाइंड वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। अब जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइलर यहाँ आएगा, जी वेरिएबल को ढूंढेगा, जी वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ढूंढेगा। अगर इस फंक्शन के अंदर नहीं मिला तो कंपाइलर कह देगा सॉरी जी, दिस वेरिएबल आर नॉट डिफाइंड। अब कंपाइलर मेन प्रोग्राम के अंदर जाके इन वेरिएबल्स को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि ये यहाँ के लोकल वेरिएबल्स हैं, वहां के प्राइवेट वेरिएबल। इसका एक सोल्यूशन क्या है, हम इन वेरिएबल्स को मेन से ऊपर डिफाइन कर देते हैं। ये सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दे रहा हूं। प्रोटोटाइप मैंने यहाँ int xyz दे दिया। नाउ दीज थ्री वेरिएबल्स आर इन नो मैन्स लैंड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, दे आर नीदर पार्ट ऑफ मेन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ऐड। अब जब हम यहाँ पे आते हैं, अब जब ग्लोबल, अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। कंपाइलर जब आपको कहता है एक वेरिएबल के बारे में मैसेज देता है नॉट फाउंड, तो कंपाइलर उस टाइम दो किस्म की सर्चेज दे रहा होता है। वन इज, पहले मैंने जब कहा x is assigned 20, मेन के अंदर ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, x is assigned 20। कंपाइलर इसको ढूंढेगा क्या वेरिएबल मेन में डिफाइंड है, नहीं है, फिर जाके ढूंढेगा क्या ये मेन से ऊपर कहीं डिफाइंड है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर लोकल नहीं है तो क्या ये ग्लोबल वेरिएबल है, अगर ग्लोबल है तो ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, राइट, और उसकी वैल्यू को 20 असाइन कर देगा। y को देखेगा, y क्या मेन का लोकल वेरिएबल है, नहीं है, क्या y ग्लोबल वेरिएबल है, बिल्कुल है, यहां आके उसको 60 दे देगा।
अब हमने ऐड को कॉल किया, कंट्रोल यहां आ गया। अब इसने x को ढूंढा, क्या ऐड x ऐड का लोकल वेरिएबल है? नॉट देयर। कहां आएगा? इट गोज अबव। क्या ये x हमारा ग्लोबल वेरिएबल है? बिल्कुल है। इसकी वैल्यू को रीड कर लेगा 20। ऐसे y के ग्लोबल वेरिएबल 60 को रीड करेगा, इनको ऐड करेगा और z ग्लोबल वेरिएबल में जाके 80 स्टोर करवा देगा और यहां z ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को 80 को डिस्प्ले करवा देगा। हमने काम तो कर लिया, ग्लोबल वेरिएबल्स के जरिए हमारा काम हो गया इंटरेक्शन का, बट ग्लोबल वेरिएबल्स कैन मेक आवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट, देयर यूज कैन बी नाइटमेयर फॉर अस। ये हमारे लिए डौना ख्वाब हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि जब हम अपने बहुत सारे फंक्शंस के साथ ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे होंगे और मैंने अपने मेन के अंदर या कहीं पे एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू सेट की है और नीचे किसी दूसरे प्रोग्राम में जो सब प्रोग्राम किसी और प्रोग्रामर को असाइन था या मैं भी कर रहा हूं तो मैं उस टाइम भी भूल गया, मैंने उसी वेरिएबल को किसी और काम के लिए यूज कर लिया, तो जो पिछली डाटा की वैल्यू थी इट इज लॉस्ट, इट इज गॉन, उसकी ऐसी की तैसी भी चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे 10 फंक्शंस हैं और हर एक में के अंदर 10 लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और मेरे पास 100 ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आई सपोज फॉर अ लार्ज प्रोग्राम, तो मुझे एक सब प्रोग्राम को डेवलप करते हुए बाकी 90 की वैल्यूज को जहन में रखना पड़ेगा, कौन कौन से हैं, ताकि मैं उनको गलती से यूज ना कर लूं। तो वो जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एडवांटेज था, इजी टू डेवलप, हम सिर्फ एक छोटे प्रोग्राम पे फोकस किए हुए हैं, वो तो लॉस्ट हो गया, क्योंकि अब हमें बाकी तमाम प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स का जहन में रख के चलना पड़ेगा। नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। हाँ, ग्लोबल डेफिनेशंस का हम कहीं यूज करते हैं, लेकिन इस मकसद के लिए इनको यूज करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं। लोकल वेरिएबल्स ग्लोबल एक प्रोग्राम के दूसरे में एक्सेसिबल नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं लेकिन उनको यूज करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देन व्हाट टू डू? देयर कम्स द यूज ऑफ पैरामीटर्स। वो जो फंक्शन के अंदर एम्प्टी पैरेंथेसिस है, यहां पे ऐड के अंदर एम्प्टी पैरेंथेसिस आपको नजर आ रही हैं, देयर इज द यूज ऑफ दीज, यूज ऑफ पैरामीटर्स। अब हम क्या करते हैं, ये पैरामीटर्स जो हैं आर्गुमेंट्स, हमको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? हम इनको कॉलिंग प्रोग्राम से डाटा को सेंड करने के लिए यूज करते हैं और कॉल्ड प्रोग्राम में हम इनके जरिए डाटा को रिसीव करते हैं। कॉलिंग प्रोग्राम से जो डाटा पास हो रहा होता है हम उनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि वो डाटा पास करने के लिए यूज हो रहे हैं। और कॉल प्रोग्राम में जो हम डाटा रिसीव कर रहे होते हैं, देयर वी आर कॉलिंग देम फॉर्मल पैरामीटर्स, हम उनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। अब यहां पे ऐड में क्योंकि ए और बी ये वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं कॉलिंग से, तो यहां पे हम आए, हमने ए और बी में वैल्यूज रिसीव की। जैसे ही ऐड कॉल हुआ, ये ए और बी एज फॉर्मल पैरामीटर्स जो वैल्यू रिसीव करने के लिए यूज हो रहे हैं क्रिएट हुए और इन्होंने कॉल्ड प्रोग्राम से डाटा को रिसीव किया। ये फॉर्मल पैरामीटर्स भी हैं क्योंकि डाटा को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, और ये लोकल वेरिएबल्स भी हैं क्योंकि ये ऐड के अंदर डिफाइंड है, किसी और जगह विजिबल नहीं है। क्योंकि ऐड के लोकल वेरिएबल्स हैं इसलिए ये कहीं और विजिबल भी नहीं है और इनकी लाइफ भी वहीं तक होगी जब तक ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ऐड की एग्जीक्यूशन खत्म, कंट्रोल गोज बैक टू कॉलिंग, इनकी लाइफ खत्म। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मल पैरामीटर्स शुड मैच इन नंबर्स एंड रिस्पेक्टिव डाटा टाइप्स विद एक्चुअल पैरामीटर्स। यहां से ऐड की कॉल हो रही है, यहां पे से एक्चुअल पैरामीटर्स पास होनी थी, यहां दो वैल्यूज रिसीव हो रही हैं, पहली इंटीजर और दूसरी भी इंटीजर, तो यहां से भी दो वैल्यूज ही पास होनी चाहिए थी, पहली इंटीजर और दूसरी भी इंटीजर। इट हैज टू बी लाइक दैट। अगर ये एग्जैक्ट मैच नहीं होगा एरर आ जाएगा। ये जो मैंने ऐड स्टेटमेंट को रेड में दिया हुआ है, दैट मींस इट इज सिंटैक्स एरर, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर्स दो हैं और जो एक्चुअल पैरामीटर हमने कोई नहीं दिया, कंपाइलर को मैच नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा। यहां तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात की है, डाटा टाइप भी जरूरी है। अगर पास करते हुए पहला पैरामीटर एरे था और यहां पे दूसरा पैरामीटर एरे था, पहला इंटीजर था, कंपाइलर उस केस में भी एरर दे देगा। एक्चुअल पैरामीटर शुड मैच विद द फॉर्मल पैरामीटर्स, रिस्पेक्टिव नंबर भी इक्वल होने चाहिए। अगर दो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं तो दो फॉर्मल पैरामीटर्स, और दूसरी बात उनकी डाटा टाइप भी मैच करनी चाहिए। पहले एक्चुअल पैरामीटर की पहले फॉर्मल पैरामीटर के साथ, दूसरे एक्चुअल पैरामीटर की दूसरे फॉर्मल पैरामीटर के साथ, तीसरे एक्चुअल पैरामीटर की तीसरे फॉर्मल पैरामीटर के साथ। इसलिए यहां पे पहला पैरामीटर इंट है तो दूसरा फ्लोट, तीसरा स्ट्रिंग, ये हो सकता है। इसलिए यहां पे गौर से देखिएगा, ऐड फंक्शन के अंदर इंट ए इंट बी आपको नजर आ रहा है। हालांकि हमारे पास दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के थे, लेकिन मैंने हर एक की डाटा टाइप अलहदा से दी है। इंट ए कॉमा बी नहीं दिया, दैट इज इनवैलिड इन दिस केस, क्योंकि हर पैरामीटर की डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। अब मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। यहां हमने क्या किया है, हम लोगों ने ऐड फंक्शन को कॉल किया पहले विदाउट पैरामीटर, जबकि दो पैरामीटर रिसीव होने चाहिए थे, एरर।
दूसरी ऐड की कॉल है, एक पैरामीटर के साथ यहाँ 2 रिसीव होने चाहिए थे, एरर। तीसरे पैरामीटर में मैं 3 पैरामीटर पास कर रहा हूं जबकि यहाँ 2 हैं, फिर मैच नहीं कर रहा, एरर। चौथे पैरामीटर में ऐड x प्लस वाई इज नॉट 2 पैरामीटर्स ऐड होके सिंगल वैल्यू होगी, अगेन एरर, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। आगे आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ऐड एक्स वाई। अब जहन में रखिएगा यहाँ से x और y की वैल्यूज पास हो रही हैं, x और y वेरिएबल पास नहीं हो रहे। कंपाइलर x की वैल्यू लेगा 20, y की 60, यहाँ से 20 और 60 यहाँ पे रिसीव होंगे। अब 20 और 60 को ऐड करके उनका रिजल्ट 80 हम डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे जब दूसरी कॉल पे आए सेकंड, x प्लस वाई को हमने यहाँ ऐड किया, 80 आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से 80,60 दो वैल्यूज पास कर दी जो ए और बी में रिसीव हुई, 80 प्लस 60 140 हमने रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। थर्ड कॉल ऐड एक्स ऑल्सो वैलिड, क्योंकि कंपाइलर को 2 पैरामीटर चाहिए थे, x की वैल्यू पिक करेगा 20, y की वैल्यू दोबारा पिक करेगा 20 यहाँ पे पास कर देगा, रिजल्ट 40 डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ मैंने वेरिएबल्स नहीं लिए, ऑल्सो वैलिड, क्योंकि कंपाइलर को तो 2 वैल्यूज चाहिए थी, हमने वेरिएबल की बजाय वैल्यूज दे दिए, अगेन वैलिड। 100 200 पास होंगे और उनका रिजल्ट 300 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब फर्ज किया हम एडिशन में क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स के मार्क्स, मैंने यहाँ 2 पैरामीटर्स लिए, 4 हो सकते थे, मिड टर्म, सेशनल, अटेंडेंस, फाइनल, इनको ऐड करके टोटल स्कोर वापस भेजो। वापस रिजल्ट हमें एडिशन का मेन में चाहिए, क्योंकि जब मेन में ये रिजल्ट वापस आएगा तो हम किसी और फंक्शन को जिसने ग्रेड डिटरमिन करना है ये डाटा पास करेंगे। सो मेन, सम ऑफ मार्क्स और तीसरा ग्रेड के कोऑर्डिनेशन के जरिए हम काम करना चाह रहे हैं। अगर ऐड में हम ये रिजल्ट लोकली ले लेते हैं, जब तक वो मेन में नहीं आता, मेन में हम दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्योंकि सी के अंदर जो एडिशन हुई है ये तो यहाँ का लोकल वेरिएबल है, जैसे यहाँ से वापस जाएंगे इसकी लाइफ खत्म हो चुकी होगी, इट विल नॉट बी विजिबल देयर। अब हम एक फंक्शन से कॉलिंग प्रोग्राम में रिजल्ट्स वापस कैसे रिटर्न कर सकते हैं, कमिंग टूवर्ड्स दैट। ठीक है, मैंने इसी फंक्शन में चेंज किया है, वॉइड ऐड, मैं यहाँ पे आके रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सबसे आखिर में आपको रेड वे दी हुई है। ये रिटर्न स्टेटमेंट 2 काम करती है। रिटर्न स्टेटमेंट एक तो एक सब प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है, जैसे जहां ब्रेक मिलता था, ब्रेक जैसे मिला लूप टर्मिनेट हो गया, ऐसे ही एक फंक्शन के अंदर जहां रिटर्न मिलेगा हम क्या करेंगे, रिटर्न उस लूप को टर्मिनेट कर देंगे। अगर फंक्शन के दरमियान में कहीं ये स्टेटमेंट आ रही होगी, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, वरना इसके नीचे वाली कोई भी स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जैसा कि लूप के अंदर होता था, हम ब्रेक को किसी स्टेटमेंट के अंदर देते। अब यहां मैंने रिटर्न सी क्यों दिया है, गौर से देखिएगा, यहाँ रेड लिया हुआ है कि दैट इज एन एरर। क्यों, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है वॉइड। जिस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड हो, दैट मींस इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिटर्निंग एनी वैल्यू। ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। जब हम रिटर्न सी देंगे, कंपाइलर एरर दे देगा कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, आप यहां से कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। अब मैं आगे आ जाता हूं, मैंने 2 प्रोग्राम्स का कंपैरिजन दिया है, यहां गौर से देखिएगा। हमारे पास फंक्शन, हमने मैंने इन फंक्शंस के प्रोटोटाइप ऊपर देना भूल गया हूं, ऊपर मेन के ऊपर इनके प्रोटोटाइप्स आएंगे, वॉइड ऐड 1 इंट a इंट b, वॉइड इंट ऐड 2 इंट a इंट b। ऊपर हम प्रोटोटाइप्स देते हुए हम अगर अकेला दे दें वॉइड ऐड 1 इंट कॉमा इंट, वो भी वैलिड होगा, क्योंकि प्रोटोटाइप देने हुए वेरिएबल नेम्स देना लाजमी नहीं होता, सिर्फ डाटा टाइप्स देना दैट इज मैंडेटरी। ओके, अब यहां भी देखिएगा, ऐड फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, इसलिए मैंने यहां से वैल्यू रिटर्न नहीं की। हाँ, टर्मिनेट करने के लिए अकेला रिटर्न यूज कर सकते हैं एज अ लास्ट स्टेटमेंट। ऐड 2 में मैंने रिटर्न सी दिया है। अब अगर ऊपर आते हो तो मैंने इस स्टेटमेंट को इनवैलिड लिखा हुआ है रेड कलर में। क्यों, क्योंकि w इन w इज असाइन ऐड 1 एक्स वाई। जब हम ये फंक्शन कॉल देते हैं, कंपाइलर कहेगा ऐड 1 की कॉल के बाद जो रिजल्ट आना है वो w में स्टोर करवा रहे हो, लेकिन ऐड 1 की रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। इट इज नॉट capable of returning any value, so that statement is invalid, syntax error। अब आ जाए दूसरी स्टेटमेंट add 2 के लिए, मैंने add 2 xy दिया है। अगर इस add 2 फंक्शन को देखो तो इसकी रिटर्न टाइप int है, that means it will return an integer value back to calling program। जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न बैक तो हो रही है, लेकिन मैं उसको कहीं स्टोर नहीं करवा रहा हूँ, दैट वैल्यू इज यूजलेस। यहां से x और y का आंसर 2060 वापस आया, लेकिन हमने उसको कहीं स्टोर नहीं करवाया, दैट मींस दैट इज यूजलेस। नीचे वाली स्टेटमेंट में कह देता हूं z इज असाइन ऐड 2 xy, यहां पे ऐड 2 में का रिजल्ट जो आया है xy का मैं z में स्टोर करवा रहा हूं, आगे मैं उसको कहीं डिस्प्ले करवाऊं, कुछ और टास्क इसके साथ परफॉर्म करूं, माय चॉइस।
हाँ, ये जो मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है ऐड टू एक्स वाई, जहां रेड कलर से मैंने इसको एरर दिया हुआ है, मैंने कहा दैट इज लॉजिकल एरर नॉट सिंटैक्स एरर। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा हो सकता है हम ऐसी स्टेटमेंट यूज करें, मसलन आज तक आप जो गेट सी यूज करते आए हो, यहां मैंने इसको ब्लू में दिया हुआ है, गेट सी के अंदर भी हम एक कैरेक्टर को रिटर्न कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे गेट सी का मकसद उस कैरेक्टर को कहीं यूज करना नहीं होता, जबकि प्रोग्राम को टेम्परेरीली रोकना होता है। इसलिए हमने गेट सी जो है इसको इस तरीके से दिया कि ये वैल्यू हम कहीं स्टोर नहीं करवा रहे। अगर इसको कहीं स्टोर करवाने की जरूरत होती, हम 4 टाइप का एक वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करवा सकते थे। दैट इज एक्चुअल सिंटैक्स ऑफ गेट सी राइट। अब हम लोग चले जाते हैं अगली स्लाइड पे। राइट, अब यहां पे मैंने क्या किया है, एड 1 की वैलिड कॉल दी है, एक्स वाई वैलिड कंट्रोल यहां आएगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन कोई और टास्क नहीं करेगा। जब एड 2 पे आते हैं, यहां आएगा सम करके रिजल्ट रिटर्न करेगा, एड 2 की कॉल मुकम्मल होकर कंट्रोल वापस आएगा जो जी में स्टोर हो जाएगा। इसके नीचे मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूं या कोई और स्टेटमेंट देता हूं, सो आई कैन मेक इट टू कंप्लीट द टास्क। यहां पे इन दो फंक्शंस को आमने सामने रखने का मतलब ये था कि एक चीज ज़हन में रखिएगा, जिन फंक्शंस की रिटर्न टाइप वॉइड होगी दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी अदर स्टेटमेंट, और जिन फंक्शंस की रिटर्न टाइप अदर देन वॉइड होगी इट हैज टू बी पार्ट ऑफ एनी अदर स्टेटमेंट। अगर हम रिजल्ट को स्टोर बैक करना चाह रहे हैं, अदर देन वॉइड से मुराद इंट, फ्लोट, चार, स्ट्रक्ट, एरे कुछ भी हो सकती, बट वॉइड नहीं। गॉट इट गाइस? हम लोग आज की डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह हम फंक्शंस को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास।